नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अखिलेश के बयान के बाद जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे थे तो सदन में गहमा गहमी रही। अखिलेश ने पीडब्ल्यूडी मंत्रालय पर सवाल उठाया और कौशाम्बी की सड़क बनाने की बात कही, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि अखिलेश ने सैफई की जमीन बेचकर सड़क बनाई और इसी पर अखिलेश यादव भड़क गए। दोनों ओर से जबरदस्त हंगामा हुआ। बाद में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष को सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की नसीहत तक दे डाली। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। केशव के बयानों पर क्यों भड़के अखिलेश? से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो बताइए क्या बात है? केशव अखिलेश के बीच सदन में संग्राम। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो बताइए क्या बात है? सीएम योगी ने क्या दी विपक्ष को नसीहत? एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो तो शब्द का प्रयोग हो, ठीक नहीं। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सदन में वार पलटवार, सियासत जोरदार। जो बैलेंस शीट साफ हो गई थी और उदय योजना के तहत, अरे मेरे नंबर बढ़ाने से आप मंत्री थोड़ी बन जाओगे। आप जवाब दे दीजिएगा, आपका जब आपको बुलाएंगे आप जवाब। मैंने पूछा, मैंने बोल दिया जिससे मैं जवाब दे दूंगा। नेता प्रतिपक्ष एक पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जिस तरह की उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर टिप्पणी करी वो शोभा नहीं देता और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। समझते नहीं हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार क्या है, क्या संसदीय भाषा होनी चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलग से इस बात में एक क्लास लेनी चाहिए कि किस तरह की भाषा सदन में इस्तेमाल की जाती है। क्यों हुई सदन की गरिमा तार तार? सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो बताइए क्या बात है? तो आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन में क्या हुआ, जल्दी से आपको ग्राफिक्स की मदद से समझा देते हैं आज का पूरा घटनाक्रम। आज सदन में क्या हुआ? विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई आज शुरू हुई और केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में जबरदस्त बहस हुई। सदन में तू मैं वाली तस्वीर देखने को मिली। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव इस कदर भड़के कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो हमने आपको दिखाया भी। सदन में अखिलेश तू तड़ाक पर उतर आए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में हंगामा भी किया। सीएम योगी ने विपक्ष को मर्यादा में रहने की नसीहत दी। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में जब ये तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद जिस तरह की भाषा और तुम तड़ाक का इस्तेमाल अखिलेश यादव की तरफ से हुआ और सपा के विधायकों ने हंगामा किया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सभी विधायकों को सदन की गरिमा बनाए रखने और मर्यादा में रहने की अपील की। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सिद्धार्थनाथ जी आपका न्यूज 18 पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल तो ये कि आज सदन से जो तस्वीर निकल करके सामने आई अपने आप में मर्यादा पर, गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। लोकतंत्र का मंदिर सदन, वहां पे तुम तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। वहां पर इस तरह की बात कही जा रही है कि क्या आप जमीन बेचकर ये सारा डेवलपमेंट करा रहे थे। उसके बदले में जब उन्होंने उसी अंदाज में जवाब दिया वो तो और भाषा की मर्यादा को लांघ गए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अब आप लोगों ने इसको पिछड़ों की अस्मिता से जोड़ दिया है, पिछड़ों के अपमान से जोड़ दिया है। मतलब विरोध तो किया ही, उसके साथ राजनीतिक कार्ड भी आपने चल दिया। तो देखिए, विषय ये आता है कि किस प्रकार से
अखिलेश यादव जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने तू और पिताजी उनसे पैसा लाए, इस प्रकार की भाषा का, अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा होता कि वो अपने अंदर जो गुस्सा आया था वो ठंडा हुआ, बैठे, जब मुख्यमंत्री जी ने बातों को समझाया, बहुत शालीनता से उन्होंने समझाया, उसके बाद वो कहते कि इस चीज से जो भी हुआ मैं इसका खेद प्रकट करता हूं और बात खत्म हो जाती वहां पे। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की बात नहीं करी, और इससे साफ होता है कि जो उन्होंने चुनाव के दौरान जो एक एम और वाई का फैक्टर लेके चल रहे थे, वो भी आज उनके भाषण में निकला। उन्होंने कभी भी आजम खां का जिक्र नहीं किया, मगर आज उन्होंने जरूर जिक्र करा है। और यही चीजें जो दिख रही थी, इससे साफ होता है कहीं न कहीं वाई को छोड़ के वो अन्य पिछड़ों के साथ वो उनका जो रवैया है वो अलग है, तो इसलिए ये जोड़ना पड़ा। लेकिन जो भी आज उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया वो ना करते तो अच्छा होता, क्योंकि सदन की एक गरिमा जो है आज उन्होंने तार तार कर दी। आपने आजम खान का नाम लिया, इसको लेकर बीते दिनों भाजपा की तरफ से भी काफी चुटकी ली गई कि पहले चाचा नाराज हो गए, उसके बाद चचा नाराज हो गए, सपा में आंतरिक कलह है, फूट है। तो आज सदन में अखिलेश यादव ने भी मैसेज दे दिया, आजम खान का नाम भी लिया, कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज रहे हैं जो कि केस लड़ रहे थे अखिलेश यादव का। तो एक तरह से पार्टी के अंदर सब कुछ है। अब तक जो कहा जा रहा था कि अखिलेश और आजम के बीच में क्या चल रहा है, क्या उन्होंने आज तस्वीर स्पष्ट कर दी है कि सब ठीक है, डैमेज कंट्रोल हो गया है? नहीं, आज उन्होंने स्पष्ट करा ठीक नहीं है, क्योंकि उनका दर्द सामने झलक गया। ना तो वो किसी और का नाम ले लेते, मगर उन्होंने नाम तो किसी और का लिया नहीं। वहां तो इतने उनके विधायक बैठे हुए, आजम खां का ही क्यों ले लिया? उनसे तो नाराज बहुत लोग घूम रहे हैं, शिवपाल जी का ले लेते, वो भी तो वहीं बैठे हुए थे, मगर आजम खां का क्यों लिया? इसलिए क्योंकि जो वास्तविकता है वो उन्होंने सामने उसको प्रकट करी, और साथ ही साथ उन्होंने जब ये प्रकट किया तो ये भी सच हो गया कि आजम खां उनके बीच में जो दरार पड़ती जा रही है वो दरार उनकी और बढ़ती जा रही है। लेकिन आज विधानसभा के अंदर उन्होंने आजम खान का पक्ष भी लिया है। आप जिस बात को कह रहे हैं मैं उसी पर कोट कर रही हूं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने, और जानवर चोरी जैसे राजनीतिक मुकदमे जानबूझकर भाजपा ने उन पर लगवाए, जब हम सरकार में थे तो हमने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। तो आज जो आरोप अब तक लगता आ रहा था कि वो मुस्लिमों का पक्ष नहीं लेते, उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, आजम खान साहब को अकेले छोड़ दिया गया है, आज उनके पक्ष में वो ये सब आगे रखते हुए नजर आए। देखिए, उनके यहाँ 100 के ऊपर विधायक हैं, उसमें से 40 से ऊपर या 50 के ऊपर उनके जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो आते हैं, मगर किसी के ऊपर कार्रवाई तो हुई नहीं। मगर आजम खां पे क्यों हुई है? क्योंकि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर रहा होगा, कानून का उल्लंघन उन्होंने किया होगा, और कानून का जब उल्लंघन करते तो वो मैटर कोर्ट में भी जाता है, कन्विक्ट करते हैं तो वो कोर्ट में भी जाता है, और उसकी कन्विक्शन में इतना समय, और उनको फिर 27 महीने बाद बेल में कोर्ट ने छोड़ा है। तो चाहते तो वो कोर्ट पहले ही बेल देती थी। कोर्ट कहते थी सरकार को कि ये जो आपने इन पे मुकदमे लगाए हैं वो गलत है, आपने गलत किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक की मैटर गया है। तो ये भी नहीं किसी ने कहा, तो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहती है, ना हाई कोर्ट कहती है, ना सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो जो लगाया गया वो सही है। अब उस पे केस लड़ा जा रहा है, उस पे कन्विक्शन होएगी या जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन बेल एक प्रक्रिया है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी भी कन्विक्ट को, किसी भी एक्यूज को बेल दी जा सकती है, वो आजम खां को भी मिली है। इसके अलावा सर, आपको नहीं लगता कि आज केशव प्रसाद मौर्य जब अपना भाषण दे रहे थे, एक तरह से कहा जाए कि उकसाने वाली बात क्या उनकी तरफ से नहीं हुई, जब उन्होंने ये कहा कि जिस एक्सप्रेसवे बनाने की बात आप करते हैं, सड़क बनाने की आप बात करते हैं, तो क्या सैफई की जमीन बेचकर लाए थे? हालांकि अखिलेश यादव जवाब देने में और 2 कदम आगे बढ़ गए, लेकिन यहां पर क्या कहा जा सकता है कि उकसाने वाली बात उनकी तरफ से भी की गई? नहीं, मैं आपको बताता हूं, पूरी डिबेट जो अखिलेश जी ने शुरू करी थी, 1 घंटे के ऊपर बोले, उन्होंने बहुत जगह अन्य चीजें बोली भी हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो, उन्होंने उकसाने वाली बातें उन्होंने करी थी।
मगर उसको एक हंसते मजाक लेते हुए आगे बढ़ती गई गाड़ी। लेकिन तो उसका जवाब जब देने केशव जी उठे तो उन्होंने भी उसी लिहाजे में उनको दिया, तो उनको भी उसी तरीके से ले लेना चाहिए था, और जब उनको जवाब देने का मौका मिलता वो भी उसको जवाब दे दे। लेकिन आप पिताजी पे आ जाओ, तू पे आ जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। चुनाव से पहले गर्मी उतार देने की जो बात थी वो सामने आई थी, इस तरह का जिक्र भाषणों में किया जा रहा था, और आज जब ये नोकझोंक हुई, तू मैं हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठे, उन्होंने सबसे अपील की, नसीहत दी कि भाई सदन की गरिमा बनाए रखिए, मर्यादा बनाए रखिए। तो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से गर्मी शांत हुई है, या आने वाले समय में इस तरह की गहमा गहमी या गर्मी आगे भी देखने को मिलेगी? देखिए, हमारी तरफ से जो हम लोगों का वक्तव्य आएगा वो आप शालीनता के साथ आएगा, वो टू द पॉइंट आएगा, लेकिन वहां से कोई जब विषय उठाया जाएगा इस तरह का जिससे कि सदन की गर्मी बढ़ती है, तो फिर जवाब भी दिया जाएगा। कोई भी हमारे जो है वो शांत नहीं बैठते, जितनी भी कोशिश कर ले। तो प्रयास ये होना चाहिए कि दोनों तरफ से कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करे, सभी संयम में रहे और अपनी बात ही खाली करें तो ज्यादा अच्छा है। और अंत में एक और सवाल सर मेरा ये कि योगी सरकार 2.0 का कल पहला बजट जो है वो आप लोग पेश करने जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ अगर आप जनता को उम्मीद बंधाना चाहे, बताना चाहें कि इस बार बजट में किस किस का ख्याल खास तौर पर रखा जाएगा और कितना बड़ा ये बजट यूपी सरकार इस बार रखने जा रही है डेवलपमेंट? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो पहले जो बजट दिया था उससे वो ज्यादा रहेगा। हम लोगों ने 2017 में 2.5 लाख करोड़ के आसपास से शुरू किया था, 5.5 लाख तक की हम 2021-22 में आए, और 2022 और 23 का जो देंगे वो पूरी उम्मीद है कि 6 लाख के ऊपर जाएगा। और इसका मतलब कोरोना काल के अंदर भी हम लोग ने राजस्व को बढ़ाया है, और जो योजनाएं हैं उसको और गति देने के लिए हम काम करेंगे। मुझे जो उम्मीद पूरी है कि अन्य जो क्षेत्रों में हम लोग काम करते आए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का रहा है, चाहे शिक्षा का है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है जिसमें बिजली भी आएगी, रोड्स भी आएंगे, चाहे वो सामाजिक समरसता का है, वो सब जगह कहीं बजट जो है वो बढ़ेगा और जनता को उससे लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, और सबकी उम्मीद भी यही है। कल के दिन का इंतजार है और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो बजट है योगी सरकार 2.0 का, जैसा आप कह रहे हैं, किन किन क्षेत्रों को क्या मिलता है, अब तक का सबसे बड़ा बजट इसको माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए। धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ पूरा पैनल भी जुड़ चुका है। थोड़ी देर में आनंद दुबे जुड़ेंगे, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता नाहिद लारी खान जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनीता मिश्रा है, प्रसपा प्रवक्ता उमा शंकर पांडे कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और सुनील अर्कवंशी हैं सुभासपा के प्रवक्ता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल नाहिद जी आपसे यही कि आज विधानसभा के अंदर जो तस्वीर देखने को मिली, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उसका जवाब जिस तू तड़ाक वाले अंदाज में अखिलेश यादव ने दिया, उसके बाद यही कहा गया कि सदन की गरिमा और मर्यादा भूल गए पूर्व मुख्यमंत्री। और अब भाजपा ने इसको पिछड़ों की अस्मिता से जोड़ दिया है, ओबीसी वर्ग के अपमान से जोड़ दिया है, क्योंकि डिप्टी सीएम के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। तो अब आप क्या कहेंगे? दूसरे नेता सदन और तीसरे नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष इज इक्विवेलेंट टू सीएम, उनको जो है चीफ मिनिस्टर का सहायक के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ये समझे वहां डेप्यूटी सीएम की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, और उनके लिए इस तरह की अमर्यादित और घटिया भाषा का प्रयोग किया केशव प्रसाद मौर्य जी ने। यहाँ तक कह दिया कि सैफई की जमीन बेचकर क्या सब कुछ आपने बनवाया, मतलब उनके बाप दादा तक के उत्तर। उससे पहले भी उन्होंने कहा कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे। उस पर जब माननीय अखिलेश यादव जी ने जोरदार झुकता हुआ जवाब दिया, तो आज पूरी भाजपा जो है बोरियाई फिर रही है। अब ये वही भाजपा है जो मर्यादा की जो ज्ञान दे रही है, और जो भाषा की मर्यादा के बारे में लोगों को ज्ञान दे रही है, ये तो खुद ही ढोको और गर्मी निकाल देने वाली भाषा का प्रयोग करते रहे। और जो व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य, जो व्यक्ति ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिनके लिए वो प्रयोग कर रहे हैं, उनको अभी जो 38% वोट व्यक्तिगत उनके नाम पर मिले हैं अभी 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को। और जो व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके पीछे 1% वोट भी नहीं है।
नहीं नाहिद जी कहा ये गया अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह भी जुड़े थे। एक मिनट नाहिद जी, कहा ये गया, सिद्धार्थनाथ सिंह भी अभी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने ये कहा कि सदन में जब अखिलेश यादव का भाषण चल रहा था तो 1 घंटे तक सबने पूरे पेशेंस के साथ सुना। इस दौरान वो सब पर कई टिप्पणियां कर रहे थे। उन्होंने श्रीकांत शर्मा पर भी टिप्पणी करी, उन्होंने कई लोगों के लिए कुछ कहा, लेकिन उस वक्त सबने इसको हंसी मजाक चुटीले अंदाज में लिया। तो जब केशव प्रसाद मौर्य इसका जवाब देने के लिए उठे, वो बात उनको इतनी चुभी कि वो मर्यादा भूल गए, वो तुम तड़ाम पर उतर आए। कौशिक जी, आपने भी सुनी होगी पूरी केशव जी की, जिस प्रकार से देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के लिए तो मशहूर है कि वो मृदु भाषी और वो सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। वो सख्त बातें भी करते हैं लेकिन सभ्य भाषा में करते हैं, इसीलिए सब लोग उनको शांतिपूर्वक सुनते हैं। जब वो हाउस में बोलते हैं तो सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस रहते हैं और शांतिपूर्वक सुनते हैं। लेकिन आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी किस प्रकार की भाषा का मतलब सत्ता के नशे में इतना वो चूर हो गए हैं कि हिम्मत देखिए कि माननीय अखिलेश यादव जी को कह रहे थे कि ना हाथ में टीका लगाते हैं, ना हाथ में टीका और ना माथे पर टीका लगाते। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। और ये वो है जो अभी बुरी तरह से हारे। और पिछड़े वर्ग की अभी बात करें आप, ये अभी पिछड़े वर्ग की महिला से बुरी तरह से हारे। और पिछड़े की लोग बात करें तो भाजपा तो वो पार्टी है जो जिस प्रकार से आपने सुना है गोदी मीडिया, वैसे भाजपा ने गोदी पिछड़े नेता और गोदी दलित नेता रखे हुए, पिछड़े दलितों को गरियाने के लिए, अपमानित करने के लिए। क्योंकि भाजपा की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी। अरे आप याद करिए जब वीपी सिंह जी ने, ठीक है नाहिद जी आपने अपनी बात रखी और आपका ये कहना है कि खराब भाषा का इस्तेमाल डिप्टी सीएम ने किया, खराब भाषा का इस्तेमाल डिप्टी सीएम ने किया। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत ही हम्बली अपना भाषण पूरा किया, बहुत ही पोलाइट, मृदुभाषी, आपने बहुत सारे पर्यायवाची इसके लिए इस्तेमाल करे। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए, भाजपा प्रवक्ता। आनंद जी बताइए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं पिछड़ों का अपमान यहाँ पर किया अखिलेश यादव ने, लेकिन सपा मानने को तैयारी नहीं है। वो तो कह रहे कि बहुत ही मृदुभाषी थे अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ने जरूर वहां पर मर्यादा को तार-तार किया। जी देखिए, सारे न्यूज चैनल्स पर और लगभग सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा वीडियो चल रहा है और सारे चंक आप सबके पास भी उपलब्ध है। बड़े स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं कि किसने किस भाषा का प्रयोग किया और किसने क्या कहा। अब चूंकि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इनकी मजबूरी है, इनको अपने नेता को डिफेंड करना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तो अखिलेश यादव जी को भगवान ने सुंदर काया दी है, अच्छा चेहरा मोहरा दिया है, लेकिन जुबान जहरीली दे दी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के घड़े में जहर भर दिया जाए। अरे जहरीली समस्या तो भाजपा वालों की है। अरे सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया केशव प्रसाद मौर्य ने और सबने सुना कि सड़क छाप भाषा और सड़क छाप नेता के जैसे रुपये नेता के जैसे वो। नाहिद जी पेशेंस रखिए, नाहिद जी आपको अपनी बात रखने का बहुत समय दिया गया था, पेशेंस रखिए। आप काउंटर करना चाहती हैं, आपके पास फिर मैं आऊंगी, लेकिन एक बार आनंद दुबे जी अभी हमारे साथ जुड़े, अपनी बात पूरी कर लें। जी आनंद जी धैर्य रखिए, आपके नेता सदन की गरिमा नहीं रख रहे, कम से कम आप तो टेलीविजन की गरिमा रखिए। धैर्य रखिए। किस मुंह से पिछड़ा हितैषी बन रहे हैं। नाहिद जी आपके पास देखिए, शो अभी शुरू ही हुआ है, बहुत वक्त है मेरे पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आनंद जी 20 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में। जी यही दिक्कत है, इनको ही सुनेंगे। आप सुन, अब आप इन्हें शांत कराइए तो मैं बोलूंगा। नाहिद जी इन्हीं से बुलवा लीजिए। पूरा बोलिए आनंद जी, बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इसमें अखिलेश यादव जी का दोष नहीं है, चूंकि वो मुलायम सिंह जैसे बड़े परिवार में उनका जन्म हुआ, पार्टी और सत्ता उनको विरासत में मिल गई। उन्हें लगा कि ये जो सत्ता आई है ये कभी जाएगी नहीं। अब 2017 में ये चली गई, 2014 से अभी तक ये चुनाव हार रहे हैं। तो बड़े परिवार में जन्मे हैं, इसलिए अहंकार स्वाभाविक है और अपने कर्मों की वजह से लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो हताशा स्वाभाविक है। तो हताशा और तो आप ये कहना चाहते हैं कि हार की हताशा है और अब सदन के भीतर इस तरह कड़वी जबान बनकर निकल रही है। ठीक है, अनीता मिश्रा हमारे साथ है, प्रसपा की प्रवक्ता। अनीता जी बताइए, 2 महत्वपूर्ण बातें आज हुई हैं जो सपा से जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि कपिल सिब्बल जो है अब उनकी तरफ से राज्यसभा जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि ये सपा का मास्टर स्ट्रोक है, सिब्बल है बहाना, असल मकसद है आजम खान को मनाना। और दूसरा, जिस भाषा का इस्तेमाल आज विधानसभा के भीतर हुआ है उसके चलते अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी आज सदन में हुआ उसमें नया क्या हुआ, 2 लाइन में इस पे कहना चाहती हूँ
कि बरसात में तालाब भी हो जाते हैं कम ज़र्फ, मगर आपे से बाहर कभी समंदर नहीं होता। और सदन में आज जो भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो नया कहाँ था। पूत के पाँव तो पालने में ही दिख गए थे जब सार्वजनिक मंच पे चाचा और पिता का कैसे अपमान हुआ था, माइक छीना गया था और धक्का दिया गया था। तो समझ में आ ही गया था कि किस तरह की राजनीति माननीय अखिलेश यादव जी करने वाले हैं। जब उनको गुस्सा आता है तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन एक इतनी एजुकेटेड, इतने पढ़े लिखे और इतने डिसेंट पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह की आशा कोई भी नहीं करता है। इसलिए आज जो कुछ भी सदन में हुआ उसको लेकर सभी को एक दुख और धक्का ज़रूर पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं उनको अब देखिए उनको वो क्या करेंगे, उनके वो नेता हैं तो उनका साथ तो उनको देना ही है। उनकी जगह अगर किसी और नेता ने ऐसा किया होता तो आज आप देखते समाजवादी पार्टी के नेता कैसे कर रहे होते। आपने भी कुछ दिन पहले ही देखा होगा जब डिम्पल यादव जी कहीं पर भाषण दे रही थी तो ये नई समाजवादी पार्टी के जो नए नेता हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे और उनको कहना पड़ा था कि तुम्हारी शिकायत भैया से कर दूंगी। तो पूरी एक कहावत है ना कि पूरी कुएं में ही भांग घुली हुई है। तो समाजवादी पार्टी का तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सभी एक जैसे ही पार्टी में असभ्यता की भरमार है, आप ये कहना चाहती हैं? एक से बढ़कर एक हैं और भाषा की मर्यादा आप डिबेट्स पे देख लीजिए। ठीक है, इनके बहुत सम्मानित नेता हैं। जब वो आते हैं तो उनको केवल 3 शब्द आता है बोलने के लिए, आए बाएं और साएं। और जब दूसरा बोलने लगता है तो किस तरह मंच छोड़कर भाग जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, मतलब असभ्यता घुली हुई है। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। उमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो ये कि आज सदन के अंदर जो भी कुछ हुआ, जो विषय हमारा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी महत्वपूर्ण बात और डेवलपमेंट ये कि कपिल सिब्बल अब हाथ को छोड़कर साइकिल की सवारी करेंगे। हालांकि कांग्रेस में रहते हुए वो कांग्रेस का विरोध लगातार कर रहे थे। G23 के वो भी अहम सदस्य थे जो लगातार पार्टी और उसके नेतृत्व के विरोध में स्वर उठा रहे थे। और अब ऑफिशियली वो ये कहा जा रहा है कि सपा में जब आएंगे आ सकते हैं, उस पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा भेज रही। देखिए आस्था जी, पहली बात तो आज जो सदन में हुआ वो निश्चित रूप से बेहद चिंताजनक है कि किस तरीके से संसदीय और संवैधानिक परंपराओं, मान्यताओं, शिष्टाचार और नैतिकता लगातार टूट रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों के ऊपर सत्ता का नशा और सत्ता का बिछोह दोनों हावी है। अखिलेश यादव जी हो या केशव प्रसाद मौर्य जी, शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य जी ने की, लेकिन जिस तरीके की भाषा अखिलेश यादव जी ने प्रयोग किया वो भी बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर का था। हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य जी अपने हार की हताशा में हो और अखिलेश यादव जी भी सरकार ना बनाने की हार के हताशा से ग्रसित हो, लेकिन सदन है ये, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेता बैठते रहे हैं। आज उनकी मर्यादा को भी तार तार करने का काम इन दोनों लोगों ने किया। इस बार सदन की कार्यवाही ऑनलाइन भी लाइव चलता है, कोई भी देख सकता है। अगर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग इसको देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद चलिए आपको आगे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। उमाशंकर जी, आपने अपनी बात को रखा और आपने विरोध किया कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि उससे जुड़ा हुआ एक सवाल यह भी था कि आपको क्या लग रहा है, अब कपिल सिब्बल जो है हाथ को छोड़ के साइकिल की सवारी करेंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन सपा या हाँ आ रही है आपकी आवाज जी? 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, मुझे सुनील जी से भी कमेंट लेना है। कपिल सिब्बल जी की बात कर रही जी। हाँ देखिए आशा जी, कपिल सिब्बल जी कांग्रेस पार्टी में रहे, 10 सालों तक वो मिनिस्टर रहे, तमाम पदों पर रहे और कांग्रेस की मौजूदा परिस्थिति को लेकर कपिल सिब्बल जी तमाम चिंताएं जाहिर कर रहे थे। और अब जब उदयपुर चिंतन के बाद कांग्रेस पार्टी तमाम बातों पर मंथन करके उसको दूर करने के लिए और नई कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ बनाने की दिशा में अग्रसर है, तो कपिल सिब्बल जी पार्टी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। यानी कि उनकी जितनी चिंताएं थी वो सारी चिंताएं राज्यसभा जाने तक सीमित थी
पहले भी कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता इन सब बातों की को कहते थे। आज वो बात साबित हो गया। नहीं, लेकिन उमाशंकर जी, आप व्यक्तिगत स्वार्थ से जोड़ रहे हैं कि राज्यसभा की सीट चाहिए थी, कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं था, तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के पाले में जाना उचित समझा कि राज्यसभा पहुंच। आप इसे व्यक्तिगत स्वार्थ का नाम दे रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त से कपिल सिब्बल पार्टी के अंदर रहते हुए ही पार्टी के कामकाज के तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं, नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं और समय समय पर पॉइंट आउट भी करते रहते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि उनकी अनदेखी या उन जैसे कई नेताओं की अनदेखी का नतीजा अब सामने आने लगा है? अनदेखी, आस्था जी, ये अनदेखी शब्द क्यों? 10 साल तक वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, संचार मंत्री रहे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रहे, HRD मिनिस्टर रहे, महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास रहे। ये अनदेखी है? जब सरकार नहीं चली गई, जब सरकार चली गई तो राज्यसभा भी थे वो। और क्या कपिल सिब्बल ही हमेशा राज्यसभा रहेंगे? युवाओं को लाने की बात तो वो खुद कर रहे थे। और आज जब युवाओं को आरक्षण मिल गया कांग्रेस पार्टी में कि 50% पद 50 साल के नीचे के युवाओं के द्वारा भरा जाएगा, तो वो राज्यसभा चले गए। इसका मतलब कपिल सिब्बल जी की जितना भी उनका चिंतन था, जितनी भी कांग्रेस को लेके उनकी चिंताएं थी, गांधी परिवार और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर उनके आरोप और प्रहार थे, आस्था जी, वो सारे प्रहार राज्यसभा जाने तक सीमित थे। और अब वो राज्यसभा उनको जब कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आप लगातार अपनी बात पर कायम हैं लीडरशिप कि राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। नाहिद जी, इस बात का जवाब दीजिए कि कपिल सिब्बल बेशक मतलब कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे, 3 दशक से ज्यादा का साथ पार्टी के साथ रहा, लेकिन अब हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने को तैयार दिख रहे हैं। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आई है, अपनी पार्टी के भीतर रह के नेतृत्व पर सवाल उठाना, कामकाज पर सवाल उठाना एक अलग बात है, लेकिन बतौर विपक्ष के चेहरे उन्होंने कितने बड़े आंदोलन किए हैं या कितना बड़ा विपक्ष का चेहरा वो बन सकते हैं जिससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो? कौशिक जी, सबसे पहले तो उनके बारे में ये कहूंगी कि कपिल सिब्बल जी एक बहुत ही बड़े लॉयर हैं और अपनी बातों को बहुत पुख्ता तरीके से रखते हैं। और कपिल सिब्बल जी सपा के समर्थन से राज्यसभा भी जा रहे हैं और निश्चित रूप से 2024 की तैयारी है। और जहां बात आप करें कि उन्होंने ये कितना किया या वो कितना किया या आंदोलन कितना किया, कम से कम इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि वो बहुत अनुभवी और 50 साल के राजनीतिक हैं। आप कम से कम बीजेपी से पूछिए कि कैसे कल रात तक जो लोग हाथ बांधे खड़े यस सर करते रहते थे जो अधिकारी, वो ओवरनाइट जो है मंत्री बन गए, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए और चाहे केंद्र में देख लीजिए विदेश मंत्री हैं। बहरहाल जो आज का आपका मुद्दा है वो जो विधानसभा का जो सेशन चला उस पर है। अब आप ये देखिए जिस प्रकार से सैफई के लोग बार बार बात करते हैं, जिस प्रकार से सैफई का अपमान किया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने, ये सिर्फ सैफई का अपमान नहीं, सैफई पूरे इटावा वासियों का ये अपमान है। और ये इसलिए अपमान करती है भाजपा बार बार सैफई का क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष है, माननीय नेताजी विकास पुरुष, छोटे तो यही तो आरोप भाजपा लगाती है। नहीं जी, यही तो आरोप हमेशा से भाजपा का रहा है कि आप लोगों का विकास बस केवल सैफई और उसके आसपास तक सीमित रहा, सैफई महोत्सव तक सीमित रहा, यही आरोप आप पर लगता है। कौशिक जी, आप तो बहुत ही होशियार और सभ्य एंकर है, मैं देख रही हूँ, मेरा पहली बार मैं आपके साथ बैठी हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ बैठकर अच्छा लग रहा। लेकिन आप ये समझिए कि जिस प्रकार से सैफई की बात करते हैं, एक छोटे से गांव को जिस प्रकार से विकास करके पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में उसको फेमस कर दिया, क्या कोई जानता है कि मुख्यमंत्री जी योगी जी किस गांव के हैं? कोई नहीं जानता। हाँ, ये भले सब लोग जानते हैं कि वो चीन के बॉर्डर के रहने वाले, लेकिन उनके गांव का नाम नहीं जानता कोई नहीं जानता कि मोदी जी किस गांव के रहने वाले, आज तक कोई उनके गांव का नाम चीन का बॉर्डर, दरअसल भाजपा, एक मिनट नहीं जी, चीन का बॉर्डर आपने कहा, मैंने ठीक सुना, चीन का बॉर्डर, इससे क्या तात्पर्य है आपका? चीन के बॉर्डर के रहने वाले हैं, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। इसीलिए चीनी जैसी भाषा भी है, वैसी मानसिकता भी है, वैसी क्रोधित भी होते हैं और वैसी चीखते चिल्लाते भी है। गर्मी निकालना, ठोक दो भाषा जो है भारतीय संस्कृति की भाषा नहीं है। और उत्तर प्रदेश वासी तो बहुत ही सभ्य हैं, यहाँ ऐसी भाषा नहीं होती है, ये तो जबरन यहाँ पर मुसल्लत हो गए। बहरहाल ठीक है, आनंद दुबे जी, ठीक है, आपने बात पूरी करी, ठीक है, 10 सेकंड नहीं जी, कौशिक जी 1 सेकंड और देखिए, जातिगत जनगणना की बात जो भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती है। और आप देखिए, अगर ओबीसी आरक्षण की बात देखिए, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में, लेकिन तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण है, केरल में 40% और बिहार में भी यहाँ से ज्यादा है आरक्षण, 27% से ज्यादा आरक्षण है। कम से कम जो पिछड़े वर्ग के गोदी नेता भाजपा में है, उनको पिछड़ों के साथ इंसाफ करना चाहिए और कम से
नाइक जी, ओबीसी को लेकर मैंने सवाल पूछा और आपने ओबीसी को लेकर ही अपनी बात खत्म करी। ठीक है, ओबीसी आरक्षण को लेकर आपने बात खत्म करी और यही सवाल आनंद दुबे जी आपसे कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच में जो हुआ, जो तू तड़ाक हुई, उसके बाद आपने पिछड़ा वर्ग की अस्मिता से इसको जोड़ा और अब सपा की तरफ से सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आपने क्या किया उस पिछड़े वर्ग के लिए। आरक्षण का जिक्र कर रही हैं यहाँ पर नाहिद जी। देखिए, मैं एक शेर याद आ गया इनके लिए भी, इनके नेता के लिए भी। लहजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब रखते हैं, जिनके खुद के बही खाते हैं खराब, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। ये वो लोग हैं जब सत्ता में आए तो प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करके 2 लाख दलित भाइयों को रिवर्ट कर दिया। ये वो लोग हैं जो आरक्षण खाने वाले लोग हैं, दलितों का आरक्षण खाने वाले लोग हैं। इन्हीं के नेता आजम खान कहते थे कि जहां तक उंगली जा रही है अंबेडकर जी दिखाते हैं, इसका मतलब समझ लो कि वो जमीन हमारी है, यानी अंबेडकर जी को भूमाफिया तक कहा। तो इनको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि आप समाजवादी के इस तरह के प्रवक्ताओं को बुलाया करिए जो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इस तरह की बातें करें कि वो चीन के हैं, उनकी सोच ऐसी है। जनता इसीलिए इनको जवाब दे रही है, चूंकि इनकी आदत बिगड़ी हुई है, इनको बदजुबानी करने की आदत है। इनके प्रवक्ता कुछ भी बोल देते हैं, इनको कुछ नहीं पता है। अरे भाई, सैफई में ठुमके लगवाना, 400 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर विकास है तो बड़ी अच्छी बात है। ये विकास आपको मुबारक हो, जनता ने इसीलिए आनंद जी, दिया है, पैदल कर दिया। आनंद जी, उनका ये कहना है कि सैफई का नाम पूरे विश्व में हुआ, जो काम सपा सरकार ने सैफई के लिए किया उसका नाम पूरे विश्व में हुआ। जिस शहर को कोई नहीं जानता था वो विश्व पटल पर पहचाना जाने लगा, उसकी एक अलग पहचान हुई। तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का ही तो हिस्सा है, नाम तो हुआ। ये तो मैं कह रहा हूं कि इनका सारा विकास जो है वो जाके सैफई में अटक गया। पूरा उत्तर प्रदेश अंधकार में सोता था, सैफई को 24 घंटे बिजली पहुंचती थी। हमारे शासनकाल में हमने सबको बराबर का दर्जा दिया। योगी जी के लिए अपना घर नहीं है, योगी जी ने अपना घर तो नहीं बनाया, मोदी जी ने अपना घर नहीं बनाया। आज अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के लोगों की संपत्तियां देख लीजिए, उनके आलीशान मकान देख लीजिए, उनकी लाइफस्टाइल देख लीजिए। तो ये तो पूरी देश की जनता जान रही है। और 14 से लेकर 22 तक किसी वजह से अखिलेश यादव और इनकी पार्टी के लोग विपक्ष में बैठे हैं, इसके कोई दूसरा कारण थोड़ा ना है। अब ऐसे प्रवक्ताओं को आप बैठाएंगी और जो इनको बोलता हुआ सुन लेगा वो क्या समाजवादी पार्टी को वोट देगा कभी? ठीक है आनंद जी, बात जो सुन लेगा वो क्या समाजवादी पार्टी को रुकिए नाइक जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। आनंद जी बात पूरी कर लें, अब आप अपना काउंटर रख सकती नाइक जी। ये 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलने वाली भाजपा, 4,000 रुपए किलो की विदेशी मशरूम खाने वाले, विदेशी ड्राई फ्रूट खाने वाले, यहाँ तक 850 रुपए लीटर का जो है मिनरल वाटर पीने वाली भाजपा, ये जो है कहाँ ये सब बातें कर रही है। अरे ये नमामि गंगे और गौ हमारी माता का नारा लेकर आए थे और नमामि गंगे के नाम पर अरबों करोड़ रुपए का ये घोटाला कर चुके हैं। और गौ हमारी माता का नारा लेकर आए थे, गौवंश का अरबों करोड़ रुपए का चारा खा रहे, तभी तो कहीं जिंदा दफना रहे, कहीं जिंदा जला रहे, कहीं जिंदा बहा रहे, भूख प्यास से तड़प तड़प के गौवंश मर रही है। तो आप इनसे जो काली टोपी वालों से बिल्कुल आप इसी तरह की बातें लगातार करते रहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसी ही बातें करें ताकि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आपकी सोच से परिचित हो। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि नमामि गंगे क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह से अपराध होता था। उत्तर प्रदेश की जनता ने, आप लोग आपस में मत लड़िए, मैं दोनों को बराबर समय दे रही हूँ। आप लोग आपस में मत लड़िए। आनंद दुबे जी और नाहिद जी आप दोनों रुक जाइए। आनंद जी और नाहिद जी आप दोनों रुक जाइए, आप लोग आपस में मत लड़िए, मैं दोनों को बराबर समय दे रही हूँ। सुनील अर्कवंशी हमारे बीच में है, सुनील अर्कवंशी हमारे बीच में है और जो नोकझोंक विधानसभा के अंदर हुई है और वो नोकझोंक इस डिबेट शो में हो रही है, उसकी वजह से अभी सुनील जी नहीं बोल पाए हैं। सुनील जी बताइए, सुभासपा की बात करें तो ओपी राजभर भी कम नहीं है, सांपनाथ से लेकर नागनाथ और पता नहीं क्या क्या किस भाषा का इस्तेमाल वो करते नहीं है। लेकिन आज सदन में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ, आप तो गठबंधन में है समाजवादी पार्टी के साथ, बताइए। पिछले दिनों नसीहत भी दे रहे थे ओपी राजभर कि एसी से बाहर निकालेंगे अखिलेश यादव को, अब नसीहत देंगे भाषा पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुन लीजिए पहले। अभी आप बात इस मुद्दे पर शुरू हुई थी, डिबेट इस मुद्दे पर शुरू हुई थी कि सदन में आज क्या माहौल रहा, किस भाषा का प्रयोग हुआ, उस पर डिबेट शुरू हो रही थी। आपने मुझे मौका सेकंड राउंड में भी नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से तो आपने मुझे मौका दिया। आज जिस तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े की दुहाई देकर, ये उनको याद नहीं आ रहा कि जब पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा था, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ उस पर बोलने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई।
और रही बात पिछड़े की, उन्होंने अपने को लेकर पिछड़ा कहा। ये नहीं याद आया कि माननीय अखिलेश यादव जी किस बिरादरी से आते हैं, वो भी पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। तो आप खुद ही उनका अपमान कर रहे हो, आप पिछड़े की दुहाई दे रहे हो। आपकी जबान वहां पर नहीं खुलती जब पिछड़ों का हिस्सेदारी लूटने का काम किया जाता है। न्याय समिति की रिपोर्ट आज 5 साल से पहले आई हुई रखी हुई है, उस पर आपकी जबान नहीं खुल रही है। आपकी जबान इस उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर नहीं खुलती है। आप सिर्फ पिछड़ों की दुहाई देने की बात करते हैं। आपको किस तरीके की भाषा, आप उप मुख्यमंत्री हैं, इस सरकार के उप मुख्यमंत्री होते हुए आपने कहा कि सफाई बेचकर यहाँ पर लगाने का काम किया। मैं मानता हूं अखिलेश जी ने जो भी भाषा का इस्तेमाल किया वो भी निंदनीय भाषा है, मगर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इनको भी नसीहत देने का काम किया होता तो आज बहुत अच्छा होता कि दोनों पिछड़ों नेताओं के साथ में किस तरीके से अन्याय हो रहा है। आज उन्होंने ये नहीं कहा कोई आपने भाजपा को नसीहत दी, डिप्टी सीएम को नसीहत दी। मैंने आपसे पूछा कि क्या सपा और अखिलेश यादव को भी यही नसीहत देगी सुबह सपा? अरे बिल्कुल, हमारे नेता तो लगातार नसीहत देने का काम करते हैं। सरकार में रहने के बावजूद सरकार को आईना दिखाने का काम करते थे। और अभी आपने देखा 2 दिन पहले हमारे नेता ने कहा, जो सच बात थी, उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश जी को निकलना चाहिए। हम गठबंधन के साथी हैं, जो अगर वहां पर कोई बात सही रखने लायक होगी तो हमारे नेता लगातार बात रखने का काम करते हैं। तो आप मानते हैं कि आज अखिलेश यादव की भाषा सही नहीं थी सदन के अंदर? जिस तरह जवाब उन्होंने दिया डिप्टी सीएम को, तुम तड़ाम पर उतर आए, आप मानते हैं कि वो भाषा सही नहीं थी? आप ये भी तो बताइए कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या थी। आप ये भी तो बताइए ना, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या थी, किसने उस्काने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए था कि मेरे पास भी एक गरिमापद पद है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप लगातार डिप्टी सीएम पर सवाल उठा रहे हैं, भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इससे साफ बच जा रहे हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि क्या उसके जवाब में अखिलेश यादव की भाषा सही थी, को लेकर उन्होंने उनको सदन में बोलना चाहिए था। इसका जवाब आनंद दुबे देना चाहते हैं। आनंद जी, देखिए, ये पिछड़ों के बहुत बड़े झंडा बरदार ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के बैठे हुए हैं और अखिलेश जी की पार्टी के भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछड़ों की बात होती है तब इन्हें अपना परिवार याद आता है। राज्यसभा भेजना होता है तो डिम्पल यादव याद आती है, तब कोई पिछड़ा याद नहीं आता है। सुभाषपा को जब टिकट देने की बात आती है तो पिता, पुत्र और कोशिश करते हैं पार्टी में जब कोई पद देने की बात, तो पूरा का पूरा खानदान मिलकर पार्टी चला रहा है और ये पिछड़ों के झंडा बरदार है। आप लोगों को लागू कराने के लिए माननीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश की सरकार से इस्तीफा देने का काम किया। ये बताइए वो लागू कब करेंगे आप? और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने आप लोगों को विपक्ष में बैठने का स्थान दिया है। आपके इसी झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है और आपको आपका उचित स्थान दिखाने का काम किया। अरे ठीक है, हमको विपक्ष में बैठने का मौका दिया, मगर ये बताइए उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू होगी, जो पिछले साल पिछली सरकार में आई हुई रखी है? उत्तर प्रदेश में पूरी ईमानदारी के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम हो रहा है। चाहे जो भर्ती हो रही है, अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इन 17 जातियों को पिछली जात से निकालकर अनुसूचित जात में डालने का काम किया जाए। अभी तक आपने उसको एक मिनट की रोटियां सेकना बंद करिए। आपस में मत लड़िए इस तरह से। जनता बहुत समझदार है और जनता ने इसीलिए आपको बार बार आईना दिखाने का काम किया है। ठीक है, नाहिद लहरी जी कुछ कहना चाह रही हैं? अरे मैं तो सुन रही हूँ कि ये उस पार्टी के लोग इतनी बातें कर रहे हैं, मतलब इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। भाजपा ये वो पार्टी जो अभी 2022 के चुनाव के बाद जब एमएलसी चुनाव हुआ था तो यही बनारस में जो है निर्दलीय से भी हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। अभी चुनाव के बाद जो एमएलसी चुनाव हुआ, ये वो पार्टी है जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इन्होंने जो चुनाव लड़ा और अपने जान का खतरा भी बता दिया। वहां 1% वोट मिला, वो भी 1% जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से मिला, वरना वहां 0 हो गए होते। अभी बिहार और बंगाल में उपचुनाव हुआ तो इनकी जमानत जब्त हुई। अरे वो पार्टी है जो बेईमानी से सत्ता में आई है, ईवीएम के खेला से सत्ता में आई है। नाहिद जी, आप वही आरोप लगा रहे हैं जो सपा हर चुनाव के बाद कहती है, जो विपक्षी पार्टियां हर चुनाव के बाद कहती हैं। आप उन्हीं आरोपों को दोहरा रहे हैं, लेकिन हम लोग चर्चा फोकस तरीके से कर रहे हैं। हमारा विषय है कि सदन के अंदर इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि शो इस वक्त अंतिम पड़ाव में। मैं चाह रही हूँ कि सभी पैनलिस्ट अपनी अपनी बातें रखें। उमाशंकर पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। जी बिल्कुल आस्था जी, देखिए ये जो नूरा कुश्ती चल रही है जिसमें मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, इसके पीछे की भी कुछ स्टोरी है। ये अजीब बात है कि आप
सदन में नूरा कुश्ती करते हैं और बाहर गलबैया करते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी का वेलकम नहीं किया है क्या? दिखाएंगी क्या? क्या सदन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 16,000 करोड़ का जहाज खरीदा सच है, सेंट्रल विस्टा भी सच्चाई है, लेकिन क्या उन्हीं को जीतने का आशीर्वाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं दिया क्या? क्या मुलायम सिंह यादव जी का आधे से ज्यादा कुनबा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा है क्या? क्या शिवपाल यादव चुनाव तो आप भी लड़े थे सपा के साथ, चुनाव तो आप भी लड़े थे सपा के साथ, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। कपिल सिब्बल अब उस पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कपिल सिब्बल उस पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में बहुत ठोस रणनीति के साथ जो है वो सामने आ रही है। अखिलेश यादव जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए भरोसा नहीं किया। अपने नेतृत्व में अखिलेश यादव जी कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं और ना भविष्य में वो जीत पाएंगे। यही बात तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी कही जाती है उमाशंकर जी। कितने राज्यों में सरकार रह गई है कांग्रेस की? हम बताइए, हर चेहरे को आप आगे कर चुके हैं, उस चेहरे पर कितने चुनाव आपने जीत लिए? छत्तीसगढ़, सुनिए आस्था जी, हमने मध्य प्रदेश भी जीता, हमने छत्तीसगढ़ राजस्थान भी जीता, हमने महाराष्ट्र में कितने राज्यों में सरकार है कांग्रेस की? सवाल मेरा ये है। अरे वही तो बता रहा हूँ, हाँ, वही तो बता रहा हूँ। सरकार कहाँ है? झारखंड में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में हमारी सरकार है, तमिलनाडु में हमारे अलायंस की सरकार है, तो हमारी तो सरकार है। तो फिर 20-22 नेता इतने नाराज क्यों हैं? इस पर भी आप मंथन करेंगे, या फिर विपक्षी पार्टी जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है, मंथन कर लिया है? ठीक है, मंथन आपने कर लिया है, रणनीति आपने बना ली है, 2024 की तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये है कि कपिल सिब्बल अब आपका साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विषय कई हमने छुए, लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण विषय था वो यही कि विधानसभा यानी लोकतंत्र का जो मंदिर है, सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बातें की जाती हैं, चुटकियां ली जाती है, एक दूसरे पर व्यंग भी कसे जाते हैं, हर नेता ऐसा करता है, पूर्व में भी हमने देखा है, लेकिन फिर भी सदन बना है जनता के कामकाज के लिए। महत्वपूर्ण काम जो कि सदन के माध्यम से पास कराए जाते हैं, जनता के लिए किए जाते हैं, तो कम से कम उस समय का यूटिलाइजेशन केवल काम के लिए होना चाहिए। अमर्यादित भाषा, वो भी किसी वरिष्ठ नेता से, इस तरह अच्छी नहीं लगती। महाबहस में आज इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।